नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस। और आज हम उपस्थित हुए अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत, जिसमें हम जीएस पेपर 1 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, ये 12 अंक का प्रश्न है और ये आपके विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न, शायद 2021 पीसीएस में पूछा है। तो आज हम इसी को करने वाले हैं और इसके माध्यम से आपको ये पता लगेगा कि आपका पीसीएस जो है वो कैसा प्रश्न पूछता है और उसमें आपको लिखना कैसे है। तो बने रहिएगा इस सीरीज के माध्यम से। हमारा उद्देश्य यही है कि आपके लिए जो है हम कुछ प्रश्न यहाँ लेकर के आए, ताकि आपको जो है मुख्य परीक्षा को लेकर के जो एक डर रहता है कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग हो नहीं रही है, या आंसर राइटिंग करने का तरीका क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ सीखेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हर बार की तरह एक बहुत छोटा सा परिचय दीजिए कि वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताएं आर्यों के प्रत्यक्ष ज्ञान एवं अनुभव पर आधारित हैं, जिन जिनसे आर्यों के विस्तार, उनके जीवन स्तर आदि की जो है वो जानकारी मिलती है। जो वैदिक साहित्य है वो आर्यों के ही बारे में जानकारी देते हैं। अब आप बता रहे हैं कि ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान, देखिए इतना ही आपको भूमिका में अपने शब्द खर्चा करना है। इसके बाद डायरेक्ट आप जो है अपने प्रश्न पे उतर जाइए। आपने बता दिया कि वैदिक साहित्य के माध्यम से हमको आर्यों के धार्मिक जीवन, उनकी जीवन पद्धति आदि के बारे में जानकारी मिलती है। और अब आप उतर रहे हैं, जो कि इसमें कहा गया ना कि वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करना है। तो अब वैदिक साहित्य में वो कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताओं का जो है वर्णन किया गया है, अब एक एक करके आपको बताना है। और वही हम बताने जा रहे हैं कि ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान के रूप में सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। सबसे पहले तो इनका निवास स्थान ही जो आर्यों का है वो कहाँ का है, वो सप्त सैंधव क्षेत्र है का उल्लेख हुआ, जिसका विस्तार पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक जो है वो माना जाता है। मतलब ये सप्त सैंधव क्षेत्र, मतलब आर्यों का जो प्रारंभिक निवास स्थान था वो पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर के आधुनिक जो हमारा अपना पंजाब है यहाँ तक के क्षेत्र में आर्य सबसे पहले आकर के बसे। क्योंकि ये विद्वानों में हालांकि ये मतभेद है कि आर्य बाहर से आए कि आर्यों का यही है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे और उस पर आपका प्रश्न है भी नहीं। मतलब वो तो खैर मुख्य वो हिस्ट्री ऑप्शनल का विषय, जब हम लोग वहाँ क्लास लेते हैं तो उसमें बताते हैं। यहाँ बस इतना जानिए कि जो सप्त सैंधव प्रदेश का जो वर्णन है वो पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर के पंजाब तक के बीच का क्षेत्र था और वो आर्यों का पहला निवास स्थान था। तो आप पहली भौगोलिक विशेषताओं को बता रहे हैं। फिर इसी प्रकार ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 जो है वो नदियों का उल्लेख हुआ है। मतलब ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो वैसे तो कुल 25 नदियों का उल्लेख है, लेकिन अगर नदी सूक्त की बात की जाए तो वो है 21 नदियों का। और ये भी आपके पीटी का फैक्ट है कि 21 नदियों का उल्लेख हुआ है। और इसमें सिंधु नदी को जो है वो मतलब हिरण्ययानी कहा गया है, जो इससे होने वाले व्यापार के महत्व को दर्शाता है। मतलब अब आप सिंधु नदी की चर्चा कर रहे हैं नदी सूक्त के माध्यम से कि जो सिंधु नदी थी वो व्यापारिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण थी, किसी हिरण्ययानी के नाम से भी जाना जाता था। फिर सरस्वती को नदियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था, और जो सरस्वती नदी थी वो जो है उसे सर्वश्रेष्ठ नदी, मतलब उसे नदीतमा कहा गया है। मतलब सर्वश्रेष्ठ नदी की उपाधि इसको दी गई थी। मतलब इसका जैसे वर्तमान समय में जो गंगा का महत्व है, वही आर्यों के समय में किसका महत्व था, तो सरस्वती नदी का था। तो ये चीजें आप बता रहे हैं भौगोलिक विशेषताओं के तहत। इससे यह प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक आर्य चारागाहों की तुलना में इन्हीं नदी घाटियों में भटकते थे। मतलब ये सप्त सैंधव का जो प्रदेश था, यहाँ की जो नदी घाटियाँ थी, चूंकि आप सभी जान रहे हो कि आर्यों का जो जीवन स्तर था वो कबीलाई था, वो कबीले में रहते थे। और उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। मतलब वो पशुपालक समाज था। और पशुपालन के लिए चारागाह सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है। भाई बड़े पैमाने पर पशु हैं तो उनके लिए चारा चाहिए, और चारा
ऐसा तो है नहीं कि आज ये चारागाह खत्म हुआ कल ये पैदा हो गया, तो वो इसलिए घूमते भी रहते थे। तो कहाँ घूमते रहते थे? इसी सप्त सिंधु प्रदेश में, इसी नदियों की घाटियों में। तो ये आप बता रहे हैं। फिर आप बता रहे हैं कि ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख है। मतलब ऋग्वेद में देखिए गंगा का तो उल्लेख है एक बार और यमुना का 3 बार, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है जितना अन्य नदियों का उल्लेख है, सरस्वती का या सिंध का। यानी कि अभी आर्य जो है वो गंगा और यमुना से परिचित तो हो गए थे, लेकिन इसका जो आर्थिक उपयोग है इन नदियों का, गंगा और यमुना का, अभी उसका उपयोग जो है आर्यों ने नहीं किया था। मतलब ऋग्वैदिक आर्यों ने नहीं किया था। उत्तर वेद में तो खैर ये विस्तार होता है, वो अभी हम आगे बताएंगे। लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों का क्योंकि निवास स्थान ही वो सप्त सिंधु प्रदेश वाला था, मतलब वो पंजाब के आसपास ही रह गए थे। गंगा और यमुना की जानकारी तो उनको थी, क्योंकि एक बार गंगा का और 3 बार यमुना का उल्लेख है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इनका महत्व नहीं था। फिर शतपथ ब्राह्मण की विदेह माधव कथा से पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी तक हो गया। गंडक नदी मतलब जो पश्चिमी बिहार है, और एक तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां तक जो है अब आर्य जो है वो विस्तारित हो गए। मतलब पूरा उत्तर प्रदेश होते हुए अब आर्य कहाँ तक पहुंच गए? पश्चिमी बिहार तक पहुंच गए। और इसका उल्लेख कहाँ हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण में भी जो विदेह माधव की कथा है, अब उस कथा पे नहीं जाएंगे, ये आप लोग गूगल कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो उसके माध्यम से पता चलता है कि आर्य जो उत्तर वैदिक लेटर लेटर वैदिक जो थे आर्य वो जो है वहां तक पहुंच गए थे, मतलब गंडक नदी तक पहुंच गए थे, जिसे सदा नीरा भी कहा जाता था। इससे पूर्व आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र के बाद, अगर इसके पूर्व देखा जाए तो जब सप्त सिंधु प्रदेश से जब आर्यों का अगला जो मूवमेंट हुआ वो हुआ था कुरुक्षेत्र के आसपास, जिसे ब्रह्मवर्त नाम से जाना जाता था। मतलब सप्त सिंधु से जब थोड़ा सा आर्य और इधर आए तो वो कुरुक्षेत्र मतलब आधुनिक हरियाणा के आसपास आ गए, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त। और ये किन नदियों के बीच अवस्थित था? तो सरस्वती एवं दृशदती जो नदियां हैं इसी के बीच का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। और सप्त सिंधु के बाद आर्य यहाँ आए थे। फिर उसके बाद इसके बाद कालांतर में आर्यों ने गंगा यमुना के दोआब और उसके आसपास क्षेत्रों तक अधिकार कर लिया, जिसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया। मतलब आर्यों का जो निवास स्थान था सप्त सिंधु प्रदेश था, वो उसकी चर्चा मैंने कर दी। अब ब्रह्मवर्त जो देश है, जो सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच जो आधुनिक हरियाणा का जो क्षेत्र है, यहाँ जब आर्य आए तो ब्रह्मवर्त देश में आ गए। और फिर अगर देखा जाए तो आर्यावर्त मतलब जब इनका विस्तार गंगा यमुना के द्वाब तक हो जाता है तो ये पूरा संपूर्ण जो भूभाग है वो आर्यावर्त के नाम से जाना गया। ये सारी चीजें आप बता दे रहे हैं भौगोलिक विशेषताओं के तहत। चलिए थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम अपना भी एक प्रमोशन कर दें कि हमारे संस्थान के द्वारा जो है वो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, और अभी हमारा जीएस पेपर 1 से जो है हाल ही में टेस्ट शुरू हुआ है, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क करें, ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे। और उन बच्चों के लिए जो इस बार पीटी नहीं दे रहे हैं, जो अगले साल का टारगेट है कि हम 2025 को पीसीएस बहुत अच्छे से जिनको देना है, उनके लिए हमारा ये बैच बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम पेपर 1 से लेकर के 6 तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो टॉपिक वाइज कराने वाले हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन करें, और जो बच्चे अभी दे रहे हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करें, ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे। यहाँ हम इतना ही बताएंगे कि आपको टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको ऐसे ही पीडीएफ में अपने उत्तर को भेजना है, और संस्थान द्वारा इसी तरीके से प्रॉपर वे में मार्किंग हो जाएगी। जो भी कमी रहेगी वो जो हमारे संस्थान के जो एक्सपर्ट हैं इंक्लूडिंग मी, मतलब हम भी आपकी कॉपी चेक करते हैं, और उसमें जो भी कमी रहेगी वो आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ जब आपकी कॉपी पे ये सब चीज़ें कमेंट लिख दिया जाएगा, आपकी नंबर दे दिया जाएगा कि आपकी पे अगर 12 अंक का प्रश्न है तो आपको कितना नंबर मिला, उसके बाद इसके बाद जो है आपको मॉडल आंसर भी इसी तरीके से संस्थान द्वारा सेम डे ही जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसके माध्यम से आप अपने उत्तर का मूल्यांकन कर सकते हैं कि भैया कुछ तो संस्थान द्वारा कमेंट किया जाएगा, कुछ मॉडल आंसर से भी आप देख सकते हैं।
तो इस सीरीज के माध्यम से एक तरीके से आपका संपूर्ण जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। और इसमें यदि आप हमारा पूरा बैच ज्वाइन करते हैं तो यहाँ आपको 500 से प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। तो सोचिए कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए, सूचना समाप्त हुई। फिर अब अगर देखा जाए तो नदियों की बात कर लिया आपने, फिर आर्यों का निवास स्थान में सप्तसिंधु प्रदेश, ब्रह्मवर्त प्रदेश, आर्यावर्त की आपने बात कर लिया, और आर्यों के विस्तार को आप दिखा दिए कि वो गंडक नदी तक पहुंच गए, मतलब गंगा यमुना के द्वाब तक उनका विस्तार हो गया। फिर वैदिक लोग जो है वो समुद्र से भी परिचित थे, क्योंकि ऋग्वेद में अरणव शब्द का जो है वो प्रयोग समुद्र के लिए हुआ है। इसमें विविध स्थानों पर नदियों के मिलने तथा रत्न प्राप्त होने का उल्लेख है। मतलब जो वैदिक कालीन लोग थे, ऐसा नहीं है कि वो बस वहीं तक सीमित थे, वो उनको समुद्र का भी ज्ञान था, यानी कि वो बंगाल की खाड़ी से परिचित रहे होंगे, या हो सकता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से तो एटलीस्ट परिचित रहे ही होंगे। भले वो हिंद महासागर में नहीं उतर पाए हों, लेकिन इन दो सागरों से वो परिचित रहे होंगे, क्योंकि अरणव शब्द का प्रयोग हुआ है समुद्र के लिए। फिर इसी प्रकार वैदिक आर्यों को कई पर्वतों का भी ज्ञान था। मतलब आप देखेंगे कि इनकी उत्तरी सीमा पर जो आज का हिमालय है वो उसको हिमवंत कह के संबोधित करते थे। मतलब हिमवंत मतलब जहाँ खूब बर्फ हो, और आज भी हिमालय पे आप जाएंगे, इसकी जो पीक चोटियां हैं वहाँ बर्फ ही बर्फ है। तो ये जो उत्तर में हिमालय था, इससे भी ये परिचित थे और इसे हिमवंत कहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, जिससे अनेक नदियों के उद्गम को ये बता रहे हैं कि मतलब इसी हिमवंत प्रदेश से जो है वो अनेक नदियों का उद्गम हुआ है। ये कौन कह रहा है? ये ऋग वैदिक लोग कह रहे हैं। और वो आपको दिख भी रहा है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, सारी नदियां तो वहीं से निकल रही हैं, हिमालय क्षेत्र से ही। तो यहाँ से भी वो परिचित थे। इसके अलावा मूजवंत भी प्रमुख पर्वत था, जहाँ से आर्य सोमरस प्राप्त करते थे। मतलब हिमालय की जो चोटी है उससे नीचे का जो क्षेत्र था, जैसे आज का आधुनिक उत्तराखंड, या जो आप कह लीजिए कि जो शिवालिक हिमालय है, वहाँ जो वनस्पतियाँ थी, तो उन्हीं वनस्पतियों से एक पेय पदार्थ होता था जो सोमरस जिसको कहा जाता, मतलब वो एक थोड़ा सा एल्कोहलिक होता था। तो उसकी प्राप्ति को कहाँ से करते थे आर्य लोग? तो इसी मूजवंत पर्वत से करते थे ये। और इसके अलावा ये त्रिकुट, क्रौंच, महामेरु, मैनाक आदि पर्वतों का भी उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। मतलब ये जो आर्य लोग थे, हिमालय के हिमवंत मूजवंत को तो जानते ही जानते थे, इसके अलावा त्रिकुट पर्वत, क्रौंच, मैनाक, महामेरु, इन सब पर्वतों से भी वो परिचित थे, क्योंकि इनका भी उल्लेख जो है वो ऋग वैदिक साहित्य में मिलता है। फिर ऋग्वेद के अरण्ययानी सूक्त में कई अरण्य का उल्लेख हुआ है, जहाँ से आंजन, गंध, कंदमूल आदि वस्तुओं की प्राप्ति होती थी। मतलब जो ऋग्वेद की जो अरण्ययानी सूक्ति है, जैसे नदी सूक्त था वैसे अरण्ययानी सूक्त भी है, और वहाँ से जो है मतलब कई तरह के जंगलों का भी उल्लेख हुआ है, मतलब कई प्रकार के जंगलों का, जहाँ से ये प्राप्त करते थे आंजन, गंध, कंदमूल, ये सब चीज़ों की प्राप्ति जो है ऋग्वैदिक आर्यों को होता था। फिर ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में रेगिस्तान हेतु जो है वो धनवन शब्द का प्रयोग मिलता है। मतलब ऋग्वेद के लोग जो है वो रेगिस्तान, जो आज का हमारा थार मरुस्थल है, वो इससे भी परिचित थे, और इसके लिए वो धनवन शब्द का प्रयोग करते थे। ये रेगिस्तान के लिए होता था। साथ ही मद्र, काशी, कौशल, विदेह, अंग, मगध आदि क्षेत्रों का भी वर्णन मिला है। भाई चूंकि अब बनारस तक ये सारी पूर्वी बिहार तक फैल चुके थे, तो सारी पश्चिमी बिहार तक, तो पश्चिमी बिहार में तो ये सारी चीज़ें आ ही जाएंगी, कौशल, विदेह, मगध, अंग। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो आर्यों का था। अंग तो थोड़ा सा चला जाएगा भागलपुर वाला जो बेल्ट है वहाँ तक, लेकिन इन चूंकि, और ये जो जानकारी होती है लेटर वैदिक काल में होती है, उत्तर वैदिक काल में जब आप जाएंगे तो मतलब आप देखेंगे कि वैदिक काल से ऋग वैदिक काल तक आते आते ये संपूर्ण उत्तर भारत को कहीं न कहीं आर्य जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जान रहे थे। और उसी की हमने चर्चा करी, चाहे वो हिमालय पर्वत की बात हो, चाहे अन्य पर्वतों में जैसे मैनाक, क्रौंच, ये सब की बात हो, फिर रेगिस्तान की बात हो, फिर नदियों की बात हो, फिर इनका अपना जो क्षेत्र था सप्तसिंधु, फिर आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त की बात हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इस उत्तर में बताना था, और यही आपका उत्तर का फॉर्मेट होना चाहिए था।
तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक है। हमको बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से हम कुछ आपको सिखा पाए होंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो है उन नंबरों पे संपर्क करें जो अभी मैंने पीछे बताया है, किसी भी हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। साथ ही साथ ये जो हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि यहाँ आपके परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ हमारे संस्थान द्वारा जो है वो टाइम टू टाइम निःशुल्क दी जाती हैं, और यहाँ तो डेली ही दी जाती हैं। मतलब टेलीग्राम पे तो जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं श्री विनीत पाठक जी हैं, वो काफ़ी एक्टिव पर्सन है, और आपको करंट अफेयर्स है, जो भी आपकी परीक्षा से उपयोगी जानकारियाँ हैं वो सारी आपको यहाँ मिलती रहती हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है, तो इसलिए सहयोग करें, इसे आगे बढ़ाएं। ये हमारा सेकंड चैनल है। यदि आप लोगों ने इसे भी लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो इसे भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ भी आपकी परीक्षा से उपयोगी जानकारी टाइम टू टाइम लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।